गांव के लोगों को बचाओ बेटा। संकट के समय में सबको बचा सकने वाली इतनी बड़ी निधि कलिंका के खजाने में है। उसी से गांव को बचाओ बेटा, गांव को बचाओ। ये मेरी निधि है, मेरी निधि। इसके पास आए तो मर जाओगे, खून उगलते हुए मरोगे, ध्यान रखना। फिर वही सपना, बार बार वही सपना क्यों आकर मुझे डराती है। ये सोचते हुए वो उठकर अपने काम पर निकल पड़ा। उस दृश्यमान गांव का नाम भीमलापुर है। कुछ साल पहले तक भीमलापुर खुशियों और सुख शांति से भरपूर था, लेकिन पिछले 4 सालों से एक बूंद बारिश भी नहीं हुई। इसके कारण लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शक्तिशाली युवा पास के गांव में खेतों में काम करके थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन कमजोर वृद्ध लोग भूख से मरते जा रहे हैं। साहब, बारिश ना होने से फसलें नहीं हुई और बचे कुचे हुए पैसों से हम इतने दिनों तक एक वक्त की रोटी खाकर गुजारा करते रहे। पड़ोस गांव में काम पर जाने के लिए बड़ी उम्र और ताकत ना होने से भूख के मारे मरने की हालत हो गई है। बारिश ना हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी भी जमीन सूख गई है। क्या मैं रो रो कर बैठा रहूंगा? मुसीबतें तो सबको आती है। बतख की मुसीबत बतख को होती है, मुर्गे की मुसीबत मुर्गे को होती है। मेरी ओर आकर रोने की बजाय उस ऊपर वाले से बारिश की प्रार्थना करो। गांव के जमींदार ने गांव और गांववासियों को बचाने की बजाय जब कुछ नहीं किया तो सभी लोग वहां से चले गए। शाम को 2 वृद्ध पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तकलीफों पर दुखी होकर बातें कर रहे थे। उस जमींदार की बातों ने मुझे बहुत दुखी कर दिया। क्या वो असल में जमींदार है? गांव के लोग सूखा और अकाल से पीड़ित हो रहे हैं और उनकी मदद करने की जिम्मेदारी गांव के जमींदार की थी। फिर भी वो सभी को नकारते हुए जाओ कहता है। वो असल में जमींदार है ही नहीं। भीमलापुर के जमींदार तो कलिंका वंशिक थे। कलिंका वंशिक? हाँ, तुम्हारे इस गांव के प्रवासी बनकर आए 10 साल हुए हैं, इसलिए तुम्हें कलिंका वंशिकों के बारे में पता नहीं है। जब मैं बच्चा था, यानी 70 साल पहले, हमारे गांव पर कलिंका वंशिक ही राज करते थे और वे बहुत अच्छे लोग थे। असली जमींदार वही लोग थे। फिर वे कहाँ गए और ये भंडारी जमींदार कैसे बन गया? इस गांव के आखिरी सिरे पर एक बड़ी पुरानी किला को तुमने तो देखा ही होगा। वही कलिंका जमींदारों का किला है। मेरे बचपन में रत्नाकर कलिंका ही भीमलापुर के शासक थे, लेकिन वो अचानक कहीं चले गए। उस समय करमल वंशिक, जो पहले कलिंका संस्थान में दीवान थे, उन्हीं ने जमींदार की सत्ता हथिया ली। रत्नाकर किले को छोड़कर कहीं चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। करमल वंशिक ने जमींदार पद को छीन लिया। तब से वे ही भीमलापुर के जमींदार बने। करमल वंशिक का पोता ही ये भंडारी है। फिर उस किले पर कब्जा क्यों नहीं किया? वो किला क्यों खंडहर हो गया? क्या आप कलिंका वंशिकों में कोई बचा है? बुद्धिमान जी, रत्नाकर को मारकर संपत्ति और पद हासिल कर लिया, यही गांव में सबका अनुमान है। लेकिन उस समय किसी के पास उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। बहुत सालों तक वे किले में रहे, लेकिन उसके परिवार में एक एक करके लोग अजीब बीमारी से मरने लगे और रात के समय किले से डरावनी हंसी और पायल की झंकारों की आवाज के साथ किले में कोई घूमता था। इसलिए वो डर के मारे किले को छोड़कर गांव के बीच में एक बड़ा सा नया घर बना लिया। तब से उस किले में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस वजह से वो किला खंडहर में बदल गया। अब कलिंका वंशिकों की तीसरी पीढ़ी का एक ही आदमी बचा है, वही विराज है। बुजुर्ग लोग आपस में बातें कर रहे थे। विराज जो उनके पीछे बैठा था सब सुन रहा था। उसे ये पता था कि वह कलिंका वंशिक वंश से है, लेकिन जब तक उसने होश संभाला उसके माता पिता दोनों ही गुजर चुके थे। मैं जो सपने देख रहा हूँ, क्या उसका इस किले से कोई रिश्ता है? क्या मेरे पूर्वज मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या इस गांव को सूखे से बचाने की इतनी बड़ी निधि किले में दबी हुई है? ये सोचते हुए विराज किले में कदम रखने के लिए आगे बढ़ा। उस डरावनी पायल की झंकार और हंसी की आवाजों ने विराज को इतना डरा दिया कि उसके शरीर से पसीना आ रहा था।
फिर भी उसने साहस दिखाया और किले के अंदर निधि की तलाश में घूमने लगा। किले में कुछ बुरी आत्मा विराज के अंदर प्रवेश करते ही अचानक हवा में उछलता है और जमीन पर गिर जाता है। वो पागल सा चिल्लाते हुए किला छोड़कर गांव की ओर दौड़ता है। आधी रात का समय था, इसीलिए पूरा गांव सुनसान था। बुरी आत्मा की गिरफ्त में आकर विराज भागता हुआ पहाड़ी पर चढ़कर ऊंचाई से कूद जाता है। सामने बिल्ली भूत आई और भूत ने विराज को समुद्र में गिरने से बचाया। इसे देखकर लगता है जैसे इसे भूत ने पकड़ लिया है। हमारी शक्ति से इस भूत को छुपा सकते हैं। आजुम्बा आजुम्बा जम्बरा जम्बू आजुम्बा, जमात में आजुम्बा कम्बरा कम्बू आजुम्बा, आब्रका बाब्रका हर बट स्वाहा, फटाफट स्वाहा। मंत्र पढ़ने के बाद उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उस भूत की शक्ति के सामने बिल्ली भूत का मंत्र असर नहीं कर रहा था। शायद इसे पकड़ने वाला भूत मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसे बचाना अब हमारे पास का नहीं है। मैं इसे मंत्र वाली काकी के पास ले जाऊंगी। ये सोचते हुए अपनी पूंछ से उसे घेर कर बांधते हुए हवा में उड़ते हुए उसे लेकर महुआ पहुंची, लेकिन मंत्र वाली काकी वहां नहीं थी। काकी तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये आदमी किसी भूत के हाथों मरने वाला है। तुम जहाँ भी हो बोलो काकी। बिल्ली भूत को काकी की आवाज सुनाई दी। ये जानकर कि काकी बेताल पहाड़ी में है, बिल्ली भूत उड़ती हुई वहां जाने लगी, लेकिन विराज में जो भूत था वह विराज को छोड़कर उड़ गया। बेताल पहाड़ी की कदम रखने का साहस नहीं था और इसलिए वो उड़कर भाग गया, वरना काकी के हाथों भस्म हो जाता। यह सोचते हुए वो अंदर गई और बेहोश पड़े विराज को जमीन पर लिटा दिया और जो कुछ भी हुआ था उसे काकी को बताया। मंत्र वाली काकी ने विराज के चेहरे पर पानी छिड़का तो वो उठकर बैठ गया। अरे लड़के, तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि भूत ने तुम्हें आह्वान किया था? समय पर हमारी बिल्ली भूत आई, इसलिए तुम बच गए, नहीं तो अब तक तुम्हारा शव समुद्र में तैर रहा होता। होश में आए विराज ने काकी को जो कुछ भी हुआ सब बताया। मुझे कभी कभी आने वाले उन सपनों के बारे में जानने के लिए मैं उस किला में गया था काकी। सच में अगर वह खजाना मिल जाए जैसा कि मेरे सपनों में था तो हम अपने गांव को सूखा से बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम तुम्हारी गांव चलते हैं, देखते हैं कि उस किले में सच का खजाना है या कोई भूत है। ये कहकर बिल्ली भूत के साथ मंत्र वाली काकी और विराज भीमलापुर के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचते पहुँचते आधी रात हो चुकी थी। पूरा गांव सुनसान था। तीनों गांव के बाहर स्थित किले में पहुंचे। गाबरा जामन, गाबरा जमांजू। विराज के अंदर प्रवेश करने वाले उस प्रेतात्मा को काकी ने अपनी मंत्र शक्ति से बंदी बना दिया। बोल रे प्रेतात्मा, तुम कौन हो और क्यों विराज के बार बार आह्वान कर रही हो? इस किले में सच में खजाना है? मेरा सगा जिसने मेरे खून से जन्म लिया हो, इस किले में उसके अलावा कोई और नहीं रह सकता। हमारा खजाना कोई नहीं पा सकता। मेरा नाम तारा है। हमारे गांव में बहुत पहले कालिंग जमींदार के बेटे रत्नाकर और चंद्रावत मेरे पिता गिरधर जी के पास उच्च शिक्षा के लिए हमारे गुरुकुल में आए थे। तब से रत्नाकर और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ समय बाद हमारी दोस्ती प्रेम में बदल गया। किसी कारण से मेरे पिता गिरधर जी ये गहरा विश्वास था कि अमीर लोगों के पास प्रेम और सच्चा स्नेह नहीं होता, इसलिए उन्होंने रत्नाकर से मेरी शादी कराने के लिए मुझे कभी मंजूरी नहीं दी। मेरे पिता की अनुमति के बिना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर वो सहमति देते हैं तो ही हमारी शादी होगी, नहीं तो मुझे भूल जाओ। इस तरह मैंने जब अपने अभिप्राय को बताया तो वो हमारी शादी के लिए किसी भी हालत में पिताजी को राजी करने के लिए बहुत गिड़गिड़ाया।
बेटा रत्नाकर, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो बस एक ही शर्त है, तुम्हें अपनी सारी संपत्ति, अहंकार, प्रतिष्ठा और दर्जा सब कुछ छोड़ना होगा। हमारे घर में आकर कड़ी मेहनत करके मेरी बेटी को अपनी मेहनत से पालना होगा। अगर तुम ये सब करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हो जाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी करोड़ों की संपत्ति, जमींदारगिरी छोड़ना जितना प्रेम है तो मुझे बताओ, मैं शादी करा दूंगा। उस समय मुझसे अधिक कालिंग की जमींदारगिरी, संपत्ति, नाम, शोहरत कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरे पिता को वचन दिया। उसे जमींदारगिरी नहीं चाहिए। उसने मेरे पिता से वादा किया कि वो मुझसे शादी करके हमारे गांव में कुछ काम करके आराम से जीवन बिताएगा, जिससे मेरे पिताजी ने हमारी शादी करवा दी। बड़े बेटे जमींदारगिरी और संपत्ति को छोड़कर एक छोटे से गांव में घर जमाई बनकर चला गया, इसलिए छोटे बेटे चंद्रावत को जमींदार के रूप में घोषित कर दिया मेरे ससुर जी ने। कुछ समय के बाद हम खुश थे। एक दिन गांव में अचानक सूखा आ गया और हमारे कुएं सूखने लगे। गांव के बड़े कुएं से पानी लेने के लिए मैं गई थी। यहाँ कई महिलाएं पानी के लिए इंतजार कर रही थी। उनके कुएं भी सूख गई थी। गांव की सभी महिलाएं उस बड़े कुएं के पास पहुंच गई। 3 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे घड़ा पानी मिला। तुम्हारा पति जमींदार का बेटा है, तुम तो जमींदार की बहू हो, फिर क्यों पानी के लिए इतनी देर धूप में खड़ी हो? तुम्हारे पति चाहे तो हर गली में कुआं खुदवा सकते हैं। मैंने ये बात अपने पति से बताई। उन्होंने अपने भाई चंद्रावत को हमारे गांव की स्थिति के बारे में खबर भेजकर मदद मांगी। अगले दिन हर गली में 2 कुओं के हिसाब से पूरे गांव में कुल 32 कुएं खुदवाए गए। तब तक पानी की समस्या से जूझ रहे गांव वालों के कष्ट दूर हो गए। मुझे और मेरे पति को खूब तारीफ की। हमें आदर की दृष्टि से देखने लगे। तब से जब भी किसी को कोई समस्या होती, वो मेरे पति के पास आकर बताते थे। मेरे पति अपने भाई चंद्रावत को खबर भेजते ही भीमलापुर के दीवान जी आकर हमारे गांव की समस्याओं को हल करके जाते थे। हमारे गांव में स्कूल, मंदिर, तालाब, नल, सड़कें सब कुछ बनवाए गए। दिन ब दिन हमारे प्रति गांव वालों का सम्मान और आदर बढ़ने लगा। अगर पैसे हो तो किसी भी काम को चुटकियों में हल किया जा सकता है। पैसे से ही सम्मान आता है, पैसे से लोग हमें आदर देते हैं। आपके भाई की तरह अगर हमारे पास भी सत्ता और पैसा हो तो ये गांव ही नहीं, पूरी जिले में हमें सम्मान और आदर मिलेगा, है ना जी? सच है, लेकिन हमारा ऐसा ही मजदूरी करके जीवन यापन करना तुम्हारे पिताजी को पसंद है ना? वे आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। उन्हें क्या पता हमें क्या अच्छा लगता है और हमें क्या चाहते हैं। मुझे ऐशो आराम से जीने का मन है। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरा सम्मान करें और आपको कीर्ति प्राप्त हो और हम गांव में आदर के साथ सर उठाकर जिए। मैं चाहती हूँ आप जमींदार की सिंहासन पर बैठे। लेकिन मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया है। वादे को छोड़िए, वादा मेरे पिता से किया था, मुझसे नहीं। मुझे चाहिए कि मेरे पति जमींदार बने, मेरा पति जमींदारों में सबसे महान हो और जमींदारों की पत्नियों भी मेरा आदर करे। अब आपको मुझे ये वादा करना होगा। मेरे ऊपर जो प्रेम था उसकी वजह से मेरे पिता से किया हुआ वादा एक तरफ रखकर भीमलापुर जाकर अपने पिता से कहा कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं ही जमींदार की गद्दी पर बैठूंगा। तब तुम अपने आप ही जमींदारगिरी को ठुकरा कर चले गए। अब आकर कह रहे हो कि मैं जमींदार बनूंगा, ये ठीक नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई जमींदार की कुर्सी पर बैठकर इन 2 सालों में उसने अच्छा नाम और ख्याति कमाया। अब तुम उसे हटने को कह रहे हो। पिताजी, बड़े भाई का आपके बाद जमींदार बनना ही न्याय और धर्म है। उस समय बड़े भाई ने मना किया था, इसलिए मैं गद्दी पर बैठा। अब भैया खुद आकर जमींदार बनना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इनसे। ऐसा कहने पर मेरे पति जमींदार बन गए। मुझे मेरे गांव के साथ साथ इसी जिले में 29 गांव के लोग एक युवरानी की तरह मेरा खूब सम्मान करते देख मैं अपने आप से ही बहुत खुश हो जाती थी। मेरे पति को सभी जमींदारों के नायक बनने की इच्छा मेरी वजह से बहुत बढ़ गया था। उसके लिए बहुत पैसा चाहिए था, इसलिए पैसों के लिए, सोने के लिए दूसरे जमींदारों के साथ मिलकर व्यापार करते हुए खजाने को भरते थे। जबकि ये ऐसा था, एक दिन दीवान जी के दादा दुवार की आए थे। मैं आपके परदादा जी के समय में
आपके पिताजी के यहाँ दीवान जी के रूप में काम करते समय बहुत छोटा था, तभी एक सिद्ध गांव में आकर कहा था कि 3 पीढ़ियों के बाद भविष्य में बहुत बड़ी विपत्ति, सूखा पड़ने वाला है। पहले हमारा गांव, फिर उसके बाद आसपास के 29 ग्रामों में भी सूखा पड़ेगा। इसलिए अभी से उस विपत्ति का सामना करने के लिए हमें बहुत सारा धन चाहिए। ऐसा कहकर एक रहस्य प्रदेश में भविष्य में आने वाली विपत्ति के लिए खजाना इकट्ठा करके रखा है। उसे अब हम बाहर निकाल सके तो आप सभी जमींदारों के नायक बन सकते हैं। मतलब जमींदारों से बढ़कर अति संपन्न जमींदार बनेंगे। अब बता रहे हैं तो मेरे शरीर में झंझनाहट सी हो रही है। सच में वो निधि इतना बड़ा है? हमारे खजाने में हमने जो धन जमा किया है उससे भी ज्यादा? तुम और तुम्हारे पूर्वजों ने मिलकर तुम्हारे खजाने में अब तक जितना धन जमा किया था उसे तुलना करने पर सागर में एक बूंद जितना। अपने पूर्वजों द्वारा छुपाया गया खजाने को पाने के लिए उस दिन से ऐसा कोई प्रयास नहीं था जो मेरे पति ने किया न हो, लेकिन उस खजाने का पता कोई नहीं लगा सका। दुर्बाकी को ये पता था कि खजाना है, लेकिन ये पता नहीं था कि वो कहाँ है। निधि से संबंधित कागजात किले में कहीं तो छुपाया होगा, इसलिए हम लोग हर दिन किले में ढूंढते रहते थे, लेकिन उस निधि का रहस्य हमें पता नहीं चला। मैंने एक लड़के को जन्म दिया जो प्रसव में ही मर गया। मेरे पति को दिन ब दिन अपने जमींदार की गद्दी का मोह बढ़ता गया। धन दौलत, मान सम्मान, अहंकार सब कुछ बढ़ता गया था। इसके अलावा दीवान जी और उसके दादा दुवारकी मेरे पति को जमींदारों के जमींदार कहकर उनकी बढ़ाई करने लगे, जिससे मेरे पति का अहंकार और घमंड बढ़ गया, जिससे वो सोचने लगा कि उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। उन्हें ये डर था कि कभी उनके सिंहासन को उनका भाई चंद्रावत चुनौती दे सकता है, इसलिए उन्होंने अपने भाई को मरवा दिया। एक दिन तांत्रिक की मदद से उस खजाने का स्थान ढूंढ निकालने के लिए दीवान जी के साथ उस खजाने की ओर। तारा, मैं किसी भी हाल में हमारे पूर्वजों द्वारा संचित उस खजाने को ढूंढ कर लाऊंगा। तब तक तुम किले को सुरक्षित रखो। ऐसा कहकर मेरे पति गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। मेरे खाने में जहर मिलाकर दीवान जी ने मुझे मारकर हमारे किले के पिछवाड़े में दफन कर दिया। मेरे पति ने मुझसे वादा किया था कि वे लौटकर आएंगे। इसी इंतजार में ये सोचकर कि वे किसी दिन वापस आएंगे, मैं किले में ही समाधि में इंतजार कर रही। समाधि से मेरे रोने की आवाज रात में गूंजती थी। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming.